जय हिंद साथियों। क्या आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम है? क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस के बहुत ही गोल्डन क्वेश्चनों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेते तो अधिक क्वेश्चन आपको री एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन साबित होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, विश्वास कीजिएगा, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए गोल्डन क्वेश्चन है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उत्तर प्रदेश में समसपूर्वपक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उन्नाव जिले में, बी विकल्प है गाजियाबाद जिले में, गोंडा जिले में या रायबरेली जिले में। तो बताइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा। तो कहाँ पर हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका डी विकल्प रायबरेली जिले में स्थित है, तो इसमें डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। ऑप्शन है कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ या देवी पाटन। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों के जैद और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध जो स्थल है वह आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें कौशाम्बी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। जिन भी मेरे साथियों ने विकल्प ए को चुना है उन्होंने बिल्कुल विकल्प ए सही चुना है। तो ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बताइएगा, उत्तर प्रदेश की आपकी सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा गया है। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वह है आपकी गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी है, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह है आपकी 25 मीटर। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी बहती है? तो उत्तर प्रदेश में जो इसकी कुल लंबाई है वह है आपके 450, कहीं कहीं पर आपको वो 1400 मिलेगी, कहीं कहीं पर आपको 1450 मिलेगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो आपकी सबसे बड़ी नदी है वह है आपकी गंगा नदी, जिसकी भारत में कुल लंबाई आपकी 25 मीटर है। और जो आपका उत्तर प्रदेश में है उसमें 1400 या 1450 आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा, मेजा बांध हो जाएगा, रामगंगा बांध हो जाएगा, माता टीला या रिहंद बांध। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वह है आपका रामगंगा बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, यानी इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अबुल फजल किसके शासनकाल में आए थे? ऑप्शन है अकबर के, हुमायूं के, औरंगजेब के या बाबर के। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बताइएगा, अबुल फजल किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अबुल फजल जो आया था वह आपका अकबर के शासनकाल में भारत आया था। तो अकबर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अधिकतर बच्चे यहाँ पर डाउट में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कौन किसके पिता है। तो हम आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं, जिस ट्रिक का नाम है भाजसा। क्या है? BHAJSA। बस आपको इस ट्रिक को याद रखना है और आप कौन किसका पिता था इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। जैसे ब से हो जाएगा आपका, बी से हो जाएगा बाबर, एच से हो जाता है हुमायूं, ए से हो जाएगा औरंगजेब, जे से हो जाता है जहांगीर, एस से हो जाएगा शाहजहां और इससे हो जाएगा आपका औरंगजेब। तो जैसे ध्यान रखें, तो बात कर लेते हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब के पिता कौन थे? तो औरंगजेब के पिता थे आपके कौन थे? शाहजहां। बात कर लेते हैं शाहजहां के पिता कौन थे? तो शाहजहां के पिता थे आपके जहांगीर। और जहांगीर के पिता कौन थे? तो जहांगीर के पिता थे आपके अकबर। अकबर के पिता कौन थे? तो अकबर के पिता थे आपके हुमायूं। हुमायूं के पिता कौन थे? तो हुमायूं के पिता थे आपके बाबर। और बाबर के पिता थे आपके उमर शेख मिर्जा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप साधारण तरीके से इसको याद कर सकते हो। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। एक बार फिर से देखेंगे। औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां। शाहजहां के पिता जहांगीर। जहांगीर के पिता
अकबर, अकबर के पिता हुमायूं, हुमायूं के पिता बाबर, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। एक बार और इस एक ट्रिक को दर्शाइए, आपने दोहराइएगा, क्योंकि आप इन 3 बार अगर इस ट्रिक को पढ़ लेते हो तो आपको फिर इस ट्रिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। औरंगजेब के पिता शाहजहां, शाहजहां के पिता जहांगीर, जहांगीर के पिता अकबर, अकबर के पिता हुमायूं, हुमायूं के पिता बाबर और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। तो मैं मानता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह ट्रिक याद हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अग्नाशय, जिगर, किडनी या दिल। तो बताइएगा, मानव शरीर में जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा जा रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी हो जाएगी? तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो बताइएगा। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है वह आ जाती है आपकी कौन सी? अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान कब लागू हुआ था या संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1949 में, 1947 में, 1950 में या 1946 में। बताइए संविधान कब लागू हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों बता दीजिएगा कि संविधान आपका कब लागू हुआ था। तो आप बताइए संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान आपका जो लागू हुआ था वह आपका 1950 में हुआ था। तो यहाँ पर सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में सीधे देखने को क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय बता दीजिएगा कहाँ पर स्थित है। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। तो यूएनओ का जो आपका मुख्यालय है वह आपका जिनेवा में है। कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय आपका जिनेवा यूएनओ का जो मुख्यालय है वह आपका न्यूयॉर्क में है, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो मानव शरीर में जो लाल रक्त कोशिका का जीवन काल होता है वह आपका कितना होता है? ऑप्शन है आपके 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। बताइए मानव शरीर में जो लाल रक्त आपकी कोशिका होती है उसका जीवन काल आपका 120 दिन होता है, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। बताइए राज्यसभा को कौन कर सकता है? तो मेरे दोस्तों राज्यसभा कभी आपकी भंग नहीं होती, कि मात्र आपकी क्या होती है? लोकसभा आपकी भंग होती है। राज्यसभा दोस्तों कभी भी भंग नहीं होती, मात्र आपकी लोकसभा भंग होती है। तो इसमें आपका कोई भी नहीं, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप यहाँ पर राष्ट्रपति को लगा दोगे ऑप्शन में। मुझे पता है राष्ट्रपति लगाएंगे, अधिकतर बच्चों ने राष्ट्रपति ही सोचा होगा, जो कि आपका गलत जवाब है। मेरे दोस्तों राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, तो डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ऑप्शन है 28 दिनों में, 1 दिन में, 365 दिन में, 365 सही 1/4 दिन में। ध्यान से पढ़िएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, तो चंद्रमा जो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है वह आपका 28 दिन में लगाता है। कितने दिनों में लगाता है? 28 दिन। इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बता दीजिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। अधिकतर बच्चों को पता होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो मेरे दोस्तों बता दीजिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वह आपकी जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जे थॉमसन ने की थी। विकल्प बी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता आपकी एक कैसी सभ्यता थी? ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, मिश्रित सभ्यता थी या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? तो मेरे दोस्तों सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। तो इसमें आपका बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। सिंधु सभ्यता आपकी एक शहरी सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता था का जो एकमात्र गांव था चुनहोदड़ो, जो आपका ग्रामीण था। वरना जो सिंधु सभ्यता थी वह आपकी संपूर्ण सभ्यता शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात राज्य, मिजोरम राज्य, उत्तर प्रदेश या त्रिपुरा। बताइए सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है वह आपका उत्तर प्रदेश है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा को मापने की इकाई, तो विद्युत धारा जो मापी जाती है वह आपकी एम्पियर में मापी जाती है। तो जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है या विकल्प सी की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर एम्पियर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है गोमती नदी के, हुगली नदी के, सरयू नदी के या गोदावरी नदी के। तो बताइएगा कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आर्मी अग्निवीर के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कोलकाता जो है वह आपका हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। तो बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है रियो डी जनेरिया में, पेरिस में, वाशिंगटन सिटी में या जिनेवा में। तो रियो डी जेनेरिया यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। बताइए प्राकृतिक गैस का, तो प्राकृतिक गैस का जो आपका मुख्य घटक है वह आपसे पूछा गया है। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वह आपका है मीथेन, यानी इसमें ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन है भाग 9 में, भाग 2 में, भाग 6 में या भाग 4 में। बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान में कौन सा है? तो भाग इसमें जो हो जाएगा भाग आपका 9, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों में से कि भारत में कितनी अनुसूची हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूची में किस अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था है? तो वह है आपकी 11वीं अनुसूची में। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, जो आपकी 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपकी जोड़ी गई थी, किसे? पंचायती राज व्यवस्था को। तो इतने आप बात का आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। न्यूमेसिटिक किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है सिक्कों का, संख्या का, टिकटों का या अंतरिक्ष का। बताइएगा। तो इसके द्वारा जो आपका अध्ययन किया जाता है वह आपका सिक्कों का किया जाता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, SEBI से क्या तात्पर्य है, या SEBI का जो आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी वह आपकी क्या हो जाती है? तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी बी विकल्प के साथ इनमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी विद्यार्थी बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। तो मेरे तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही थे।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेसो किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया की, मैक्सिको की, जापान की या इटली की। बताइएगा। पेसो आपसे मुद्रा पूछी गई है, पेसो किस देश की मुद्रा है? तो चार विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो बताइएगा, पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसो जो आपकी मुद्रा हो जाएगी, मैक्सिको की मुद्रा है, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है? लाइफ ऑफ माई टाइम्स किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है शरद पवार की, ऋषि ध्रुव की, चेतन भगत की या प्रणब मुखर्जी की। तो बताइएगा, तो किसकी हो जाएगी? तो शरद पवार की आपकी क्या है? यह आत्मकथा है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में जो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम का जो आपका नेतृत्व किया था, वह आपका किसने किया था? बताइएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है और एग्जाम में री एग्जाम में पूछे जाने की इस क्वेश्चन की संभावना है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो किसने किया था? तो लखनऊ में जो 1857 की जो क्रांति का जो आपका स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, वह आपका हजरत महल ने किया था। किसने? बेगम हजरत महल ने किया था, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा? तो जो लिंग अनुपात था वह आपका राष्ट्रीय औसत से अधिक, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा, वह आपका किस राज्य का रहा? झारखंड राज्य का रहा, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य या मध्य प्रदेश राज्य? तो बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा। तो कहाँ का रहा था? आपका झारखंड का रहा था, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी जीडी में कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, उत्तर प्रदेश में पूछ लिया गया है, आपका रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और यूपी जो आपका लेखपाल की परीक्षा होती है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती हैं? ऑप्शन है देव प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में या रुद्र प्रयाग में। तो इसके लिए अगर मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा टाइम आपको दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, जिसके लिए यह वीडियो आपको रिवीजन मात्र करनी है, जिससे कि आप यह जज कर सको कि आपकी कितनी नॉलेज हो चुकी है उत्तर प्रदेश री एग्जाम की और कितनी आपको करनी और बाकी है। क्योंकि गोल्डन क्वेश्चनों के साथ हम आपके लिए रोज़ प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं शाम को 7 बजे। तो हम आपके लिए जीके जीएस का शाम को 7 बजे रोज गोल्डन क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, और हर सुबह 8 बजे हम आपके लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा, तो भागीरथी और अलकनंदा जो मिलती है वह आपकी देव प्रयाग में मिलती हैं, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नोबल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? तो जो नोबल शांति पुरस्कार है वह आपका किस नगर में दिया जाता है? तो बताइएगा, नोबल शांति पुरस्कार, तो नोबल शांति पुरस्कार जो दिया जाता है वह आपका कहाँ पर दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पर? ओस्लो में आपका नोबल शांति पुरस्कार दिया जाता है। सी विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सी ऑफ ट्रांजिक्शनलिटी निम्नलिखित में से किस से संबंध में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है आपके साइरस के, सूर्य के, धूमकेतु के या चंद्रमा के। तो भी क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा उसका प्रयोग जो करते हैं हम चंद्रमा में करते हैं, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन है विंध्या पर्वत, कुंडप्पा, धरवाड़ या गोंडवाना लैंड। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली ऐसी है जो भारत में
मतलब नवीनतम है या नवीनतम है, तो कौन सी हो जाएगी, तो गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं वे भारत में नवीनतम है, यानी डी विकल्प सेलेक्ट जिन बच्चों ने किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, तो मांजुली द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप या साल सेठ। तो बताइएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी भी कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। तो भारत का जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप हो जाएगा वह हो जाता है आपका सोल शेठ। कौन, शाल शेठ, यानी डी विकल्प के साथ इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, केरल की या गुजरात की। बताइएगा, ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी जिसकी जो है आपकी तटरेखा सीमा, जो तटरेखा सीमा है वह आपकी सबसे लंबी हो जाएगी। तो तटरेखा सीमा किसकी है, तो आपकी गुजरात राज्य की है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सद्दीर किस सशस्त्र नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। ऑप्शन है, कथक नृत्य का, ओडिसी नृत्य का, भारतनाट्यम का, मोहिनी अट्टम का। तो सदीश किस शास्त्रीय नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम, इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। जिन बच्चों ने भारतनाट्यम यानी सी विकल्प को चुना है वह बिल्कुल करेक्ट चुना है, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली प्रथम महिला कौन थी, या पहली महिला कौन थी। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली या 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वह थी आपकी संतोष यादव, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 9 से 9.3, 6.7 से 6.9, 8.1 से 8.3, 5.4 से 5.6। बताइएगा, सामान्य दूध का पीएच मान, जो सामान्य दूध का पीएच मान होता है वह आपका 6 किससे 7 से 6.9 तक होता है। 6.7 से 6.9 तक आपका सामान्य दूध का पीएच मान होता है। कई बार जल का पीएच मान पूछ लिया गया है, तो 7 आपका जल का पीएच मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम 2 मिश्रीय द्रवों को अलग कर सकते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया ऐसा है जिसके द्वारा हम जो है 2 द्रव, जैसे हम दूध और पानी को मिला दें, उसके द्वारा उसको हम अलग कर सकते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं, तो आशवन प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान का अधिकार से संबंधित है। यानी ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 78 में, आर्टिकल 72 में या आर्टिकल 81 में। बताइएगा, भारत में क्षमादान करने का जिक्र कौन से आर्टिकल में दिया गया है, या राष्ट्रपति क्षमादान मतलब किसी भी व्यक्ति की जो उसकी सज़ा है उसको कम करा सकता है राष्ट्रपति, तो उसमें है आपका कौन सा अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 72, यानी अनुच्छेद 72 आपका सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है, सेलेक्टेड क्वेश्चन था आपके लिए यह भी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती। तो भारत का मैप आपको समझ में आ जाना चाहिए, भूटान यहाँ पर स्थित है। तो बताइएगा, सिक्किम की सीमा नहीं मिलती, पश्चिम बंगाल की, असम की या मेघालय की। तो बताइएगा, तो सिक्किम की सीमा क्या है, भूटान से मिलती है। बांग्लादेश की भी मिलती है, असम की भी मिलती है। तो किसकी सीमा नहीं मिलती, मेघालय की सीमा आपकी किससे नहीं मिलती, भूटान से नहीं मिलती, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था। जो भारत में प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था गांधी जी ने, वह आपका कहाँ से शुरू किया था। बताइएगा, तो भारत में जो प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था वह आपका कहाँ से शुरू किया गया था, तो चंपारण से शुरू किया गया था, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है।
अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली में जो लाल किला है और उसमें जो स्थित आपकी मोती मस्जिद है को किसने बनवाया था? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। ऑप्शन है शेर शाह ने, औरंगजेब ने, बहादुर शाह जफर ने या शाहजहां ने। बताइएगा, दिल्ली में जो स्थित लाल किला है और उसमें भी जो स्थित आपकी मोती मस्जिद है, तो सीधे तौर पर आपका जो इसमें करेक्ट जवाब होगा वह होगा औरंगजेब ने बनवाया था। यानी इसमें बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब, बिल्कुल बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों का, जैनों का, बौद्धों का या शैवों का? तो बताइएगा, जो जातक आपका पवित्र ग्रंथ है वह आपका बौद्धों का है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सी विकल्प के साथ इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर, 21 दिसंबर या 22 नवंबर को? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब बनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो आपका बनाया जाता है वह आपका कब बनाया जाता है? बताइएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस आपका जो बनाया जाता है वह आपका 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर इसमें आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो इसमें पहला विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे? ऑप्शन है 13वें, 14वें, 15वें या 16वें? बताइएगा। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपका था। क्वेश्चन में पूछा गया है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह बताना ना भूलें कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो बताइएगा, यह दोनों क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो तो प्रैक्टिस सेट को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आप इन 38 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट गए हैं, ऐसे कितने क्वेश्चन हैं आपके जो आपके सही नहीं गए हैं और आपकी तैयारी अभी थोड़ी कम है। तो कहाँ कहाँ आपकी तैयारी नहीं है, जल्दी से वहाँ पर आपको तैयार कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट थे। तो चल तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।